वेलकम स्टूडेंट्स। सीरीज़ का नाम है केमिस्ट्री फॉर यू और नीट और जेई की फाउंडेशन के लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। या जो भी बच्चे 9th से अभी अपने करियर को इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड की तरफ ले जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी कोर्स के चलते ये जो सीरीज़ चालू की है केमिस्ट्री फॉर यू, यहाँ पर आज हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड की। तो कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधा आएंगे टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहली बात है, जो बॉन्डिंग होती है किन्हीं दो एटम्स के बीच में, वो क्यों होती है, उसके पीछे की बेसिक रीजनिंग क्या है, क्या बॉन्डिंग किए बिना एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या नहीं रह सकते हैं, उसके पीछे की रीज़न को जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, बॉन्डिंग होने के लिए क्या एक रिक्वायरमेंट है या क्यों बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है जो हमारे जहन में, वो है कि हमने कई बार हम पढ़ते हैं ऑक्टेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारा मेन मोटिव होता है ऑक्टेट को कंप्लीट करना या नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अचीव करना। जैसे आप ऐसे देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 होती है। तो यहाँ पर क्या करता है, ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 ही इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए, राइट। अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ये हो जाता है 2 और 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको और 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो होता क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन का कहीं से अरेंजमेंट करेगा तो बाद में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 हो जाएगी। तो ये ऑक्टेट कन्फिग्रेशन को इसने अचीव कर लिया है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और फिर ये भी अपनी इस तरीके से ऑक्टेट कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। तो क्या आज तक जो हमें बताया गया, क्या यही एक कारण है ऑक्टेट कन्फिग्रेशन को ही अचीव करना बॉन्ड बनाने के लिए? नहीं, ये एक कारण है लेकिन ये उतना मेजर कारण नहीं है। ऑक्टेट कन्फिग्रेशन एक पर्पस हो सकता है लेकिन ये केवल और केवल अकेला पर्पस नहीं हो सकता बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। दूसरा कारण जो हम आते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ये है आपका इंपॉर्टेंट कारण, क्यों बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो आपकी जेब में 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये है, इसका मतलब आपके पास एनर्जी कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और आप क्या करेंगे, जब तक ये 2000 रुपये खर्च नहीं हो जाएंगे आपके, आप बार बार बाजार जाते रहेंगे, मार्केट जाते रहेंगे, कुछ ना कुछ उससे इंजॉय करते रहेंगे, कुछ खाते पीते रहेंगे। और जैसे ही वो 2000 रुपये आपके पास खर्च हो जाते हैं तो क्या होगा, आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, आप लोअर स्टेट पर आ जाएंगे, अब आप शांति से घर बैठेंगे। सेम चीज़ यहीं पर है, जिस एटम के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि पूरी तरीके से बॉन्ड्स में बंधे हुए नहीं है, उनकी एनर्जी जो है अभी हायर लेवल पर है। और जब वो किसी बॉन्ड में बंध जाएंगे तो उनकी एनर्जी लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्चुअली जो भी एटम्स बॉन्ड बनाते हैं किसी दूसरे एटम के साथ, उनका मेन पर्पस होता है अपने आप को ग्राउंड स्टेट में और या फिर मिनिमम एनर्जी स्टेट में लेकर आना। हमने कई जगह पढ़ा है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे एनर्जी रिलीज होती है। अब मान लीजिए कि एक एटम ए है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और एक एटम बी है, इसके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ए अपना इसको दे देता है, तो ए अपनी ऑक्टेट कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है और बी उस इलेक्ट्रॉन के लेके अपनी ऑक्टेट कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो गई है, स्टेबलाइज हो गई है। मतलब ना तो अब बी को कोई फर्दर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और क्योंकि ए का जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था जिसकी वजह से उसकी एनर्जी हायर स्टेट पर थी, उसने वो इलेक्ट्रॉन अपना किसी और को दे दिया है, जिसकी वजह से वो भी अपने ऑक्टेट कन्फिग्रेशन अचीव करके लोअर एनर्जी स्टेट पर आ गया है। तो बस पूरा खेल जो है एनर्जी का है। थर्ड पॉइंट को अगर हम देखें यहाँ पर कि भाई और क्या कारण है एनर्जी के लिए, तो सबसे पहला अगला तीसरा कारण है स्टेबिलिटी। देखिए, ये सारे टर्म्स जो है कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है। हमने देखा है जो नोबल गैस है, जैसे नियॉन है, एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2 और 8 आएगा। इसी तरीके से हीलियम है, एटॉमिक नंबर है 2 और अपनी ये डुप्लेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑलरेडी अचीव करके रखता है। नोबल गैसेस जो है वो मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं। मोनो एटॉमिक गैसेस का मतलब है, क्या ये किसी के साथ मॉलिक्यूल बनाएंगे? नहीं। मोनो एटॉमिक का मतलब है ये अपने आप में पूरी तरीके से संतुष्ट है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या ऑक्टेट कन्फिग्रेशन पूरी है।
नियॉन के केस में चेक करिएगा, नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो 2 और 8, क्या इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में या आउटर मोस्ट शेल में किसी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्या? नहीं। क्या इसको कमी है? नहीं। तो ये क्यों बॉन्ड बनाएगा? तो सबसे पहली चीज़ है कि जो हमारी नोबल गैसेस होती है, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? मोनो एटॉमिक। जनरली ऐसा देखा गया है क्योंकि इनको कोई भी इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये मोनो एटॉमिक होते हैं। तो हमेशा बॉन्ड कौन बनाएगा? जिसके पास या तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे अपनी कैपेसिटी से, या जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो बेसिक कारण हमने समझा बॉन्डिंग क्यों करते हैं, और बॉन्डिंग जो है वो स्टेबिलिटी को अचीव करवाता है किसी ना किसी डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं नेट एनर्जी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। नेट एनर्जी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? इसको समझने के लिए हमें दो टर्म समझने पड़ेंगे। एक टर्म है आयनाइजेशन एनर्जी और एक टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप देखिए, अगर ये मैं एक एटम का न्यूक्लियस बना रहा हूँ और ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, यहाँ पर मैं दूसरा एटम बना रहा हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे क्या करना है? इस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो जब मैं बाहर निकालूंगा, इसको कंपनसेट करने के लिए, भाई जब मैंने एटम से कुछ लिया है तो उसके एवज में मुझे क्या करेगा? कुछ चीज़ मुझे देनी पड़ेगी, और एटम जो है वो एनर्जी की फॉर्म में इंटरेक्ट करता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ? एक एनर्जी देता हूँ, और इस एनर्जी का नाम हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पर इस एटम में मैं एक इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस करता हूँ, और जब मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो यहाँ पर ये मुझे कुछ एनर्जी बाहर निकाल के देगा, और इस एनर्जी का नाम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर दो एनर्जी मुझे पता चली है, एक है आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब भी एटम को इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले रहा है, उसके एवज में क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो जब ये एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कैसी है? एक्सोथर्मिक नेचर की है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, एनर्जी अंदर जा रही है, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक नेचर की है। तो दो एनर्जी का हमें नेचर पता चला है। तीसरी एनर्जी जो है वो है बॉन्ड एनर्जी। जब भी कोई बॉन्ड फॉर्म करता है तो क्या होता है? वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जब भी कोई बॉन्ड टूटता है तो वो क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो बॉन्ड एनर्जी दो तरीके से मैं समझता हूँ। अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है तो बॉन्ड बनेगा, तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ये कैसी होगी? नेगेटिव नेचर की होगी। और अगर इस बॉन्ड को मैं तोड़ता हूँ तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को देना पड़ेगा, तो ये एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये हो जाएगी आपकी एक्सोथर्मिक, और ये हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक। तो अब नेट एनर्जी हम निकालने की कोशिश करते हैं जब आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन का लेना या इलेक्ट्रॉन का देना, तो ये कहीं ना कहीं आयनिक बॉन्ड को जन्म देता है। तो हम यहाँ पर आयनिक बॉन्ड समझेंगे, और यहाँ से हम धीरे से शिफ्ट हो जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड पर। देखिए, हमने देखा है कि सारे एटम्स आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते वो भी यहाँ समझेंगे। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूँ, जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, जो वो कोवैलेंट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग होते हैं। देखिए, मुझे बॉन्ड बनाना है तो डेफिनेटली मेरा पर्पस क्या होना चाहिए कि बॉन्ड भी बने और अच्छी स्ट्रेंथ का बने। तो जब बॉन्ड अच्छी स्ट्रेंथ का बनाना है तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? कि मैं आयनिक बॉन्ड फॉर्म करूं। लेकिन आयनिक बॉन्ड नहीं भी होता है फॉर्म कई जगह पर, वो अभी हम देखेंगे। तो जब आयनिक बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा तो कुछ ना कुछ करके मुझे स्टेबिलिटी तो अचीव करनी है बॉन्ड बना के। तो क्या करेंगे? वो प्रोसेस जो है आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, तो हम शिफ्ट हो जाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड की तरफ, क्योंकि वहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है। देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। एक मेटल है, मेटल ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो कैटाइन बना दिया है, ये रहा। और यहाँ पर एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या कर देता है? एक एनाइन बना देता है। और मेटल और एनाइन मिलके क्या करता है? एक आपका आयनिक कंपाउंड बना देता है M+X-। तो ये तो रहा आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन। अब हम एक बार एनर्जी फ्लो को देख लेते हैं। देखिए, कैटाइन बनने के लिए हमें एनर्जी को देना पड़ा, तो एनर्जी का एडिशन हुआ है, एक चीज़। दूसरी चीज़, कैटाइन एनाइन बनने के लिए एनर्जी का आउटफ्लो हुआ है, एनर्जी बाहर निकली है, एक्सोथर्मिक नेचर है।
अब देखिए, अगर ऐसा हो जाए, आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, देखिए आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, इसका मतलब एंडोथर्मिक जो एनर्जी सिस्टम में गई है वो बाहर निकली है उससे कहीं ज़्यादा है। तो जब ऐसी चीज़ होगी, आयनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से बड़ी होगी, तो नेट एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव में होगी, एंडोथर्मिक। इस प्रोसेस में टोटल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, इसका मतलब नेट प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा, जो तो टोटल एनर्जी जो है वो घटती हुई नजर आएगी। अब देखिए, मेरे को मतलब है या मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एनर्जी का डिक्रीज होना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि बॉन्ड की स्टेबिलिटी के लिए एनर्जी लोअर स्टेट पर होनी चाहिए। तो हमेशा जब भी बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है। एक दूसरी चीज़ आप देखेंगे बॉन्ड एनर्जी, तो पहली चीज़ देखिए, बॉन्ड बनने से पहले ये प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब ये भी एनर्जी काउंट होती है। और जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनने के ड्यूरेशन पे क्या होता है, एनर्जी जो है फिर रिलीज हो रही है। तो हमेशा एनर्जी इस प्रोसेस में रिलीज होती रहनी चाहिए, इसका मतलब पूरा प्रोसेस जो है वो मेरा नेट एक्सोथर्मिक नेचर का आना चाहिए। अगर ये पूरा प्रोसेस नेट एंडोथर्मिक आ रहा है तो बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड उतना स्टेबल होगा, जितनी कम एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड बनेगा, लेकिन वहाँ पर स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं कि कितना स्टेबल होगा। तो ये हमने देखा कि बॉन्ड में एनर्जी का क्या बड़ा रोल है। अब देखिए, यहाँ पर जो एनर्जी इंटरेक्शन है वो अच्छा खासा हो रहा है। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको, उसमें से मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मुझे बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एक दूसरा, मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मुझे किसी को देना है। अगर मैं किसी को दूंगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो बहुत कम एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पर एनर्जी का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, क्योंकि नेट एनर्जी जो है वो कैसी हो रही है, बहुत ज़्यादा लो हो रही है। देखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक है, इसको ज़्यादा होना चाहिए, और आयनाइजेशन एनर्जी को कम होना चाहिए, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक नेचर की है। तो यहाँ पर देखेंगे नेट एनर्जी जो है वो एंडोथर्मिक की तरफ जा रही है, राइट। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आयनिक बॉन्ड पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि इसी एनर्जी इम्बैलेंसेस की वजह से। तो एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरेशन पे। आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा और समझते हैं। तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ अब हम शिफ्ट होते हैं। अगर मेरे पास ना तो इतनी एनर्जी है कि मैं जो है कैटाइन बना सकूं, और मेरे पास एनाइन बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी सिस्टम से रिलीज नहीं हो रही है, तो बॉन्ड बनेगा, अनस्टेबल होगा, तो उसका कोई पर्पस नहीं निकलता है। तो अब ऐसे एटम्स जो एनर्जी इम्बैलेंसेस की सिचुएशंस को फेस करते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ऐसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पहुंचते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं कि ना तो इलेक्ट्रॉन को लेना या देना पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि हम क्या करते हैं, इस एनर्जी के चक्कर से अपने आप को मुक्त करते हैं, और हम क्या करते हैं, हम शेयरिंग कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग करने पे क्या होगा, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर कराते हैं और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं। इस ड्यूरेशन में एनर्जी का जो रोल है वो कम हो जाता है। और दूसरी चीज़, जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं तो नेट एनर्जी रिलीज होती है, और टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एक्सोथर्मिक निकल के आती है। एक दूसरा, जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्मेशन होते हैं कोवेलेंट के केस में, कोवेलेंट के केस में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, डबल बॉन्ड बनते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। देखिए, सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, डबल बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, और ट्रिपल बॉन्ड में जो है 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब क्या है, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे होंगे। तो अगर हम बात करें एनर्जी की, ठीक है ना, अगर हम बात करें एनर्जी की, तो जब जो ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर रहे होंगे, और जब हमें इन्हें तोड़ना होगा तो मुझे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी।
तो ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल इसीलिए ज़्यादा एनर्जी लेते हैं तोड़ने के लिए। या आप सिंपल समझिए, एक बॉन्ड के लिए अगर 100 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बनने पर वो क्या होगा, 300 किलो जूल के आसपास की एनर्जी रिलीज कर रहा है। मैं एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो एनर्जी है वो कहीं और ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। चलिए कोवैलेंट मॉलिक्यूल देखते हैं। को आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहे हैं एनर्जी इम्बैलेंसेस की वजह से, तो क्या हुआ, एटम ने क्या किया, कोवैलेंट बॉन्ड बना लिए। कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो क्या होगा, कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स डेवलप होते हैं। और ये कोवैलेंट मॉलिक्यूल कितने टाइप के होते हैं, सबसे पहला होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। तो यहाँ पर सेम एटम्स मिलेंगे। जैसे H2 का केस देखिए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहा है। नाइट्रोजन का केस देखेंगे तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिल रहा है। ऑक्सीजन का केस देखेंगे तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसे एटम्स जो सेम टाइप के हैं और आपस में मिलके बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं, और जो मॉलिक्यूल बनेंगे वो होमो एटॉमिक होंगे। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होंगे, जो एटम्स मिलके बॉन्ड बना रहे होंगे वो अलग अलग नेचर के होंगे। वाटर की बात करें तो इस तरीके से आपका H2O बनता है। CH4 की बात करें तो इस तरीके से CH4 बनता है। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स के टाइप है। कोवैलेंट मॉलिक्यूल दो टाइप के, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक जो सेम टाइप ऑफ एटम से बन रहे हैं, हेट्रो एटॉमिक जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बन रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड में देखते हैं, मतलब कितने टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। नॉर्मली हम जो है जानते हैं कि 3 ही टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, लेकिन आप देखेंगे आगे चल के आपको पता चलेगा कि और भी इससे ज़्यादा टाइप्स भी होते हैं। हमारे को बस 3 ही पता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 बॉन्ड बनता है, डबल कोवैलेंट में 2 बॉन्ड बनते हैं, ट्रिपल कोवैलेंट में 3 बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं इनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2। तो जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 निकल के आएंगे, डबल के केस में 4 और ट्रिपल के केस में 6। अब हम और आते हैं आगे। अगले जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये होते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम अगली किसी वीडियो में कवर करेंगे। आज हम इसमें अभी कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है। देखिए वीडियो लंबी होगी, वीडियो लंबी होने का एक कारण है, अगर आप किसी चीज़ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में उसको समझेंगे तो डेफिनेटली टाइम कंज्यूम करेगा। अगर छोटे वीडियोस हैं तो उसमें क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ बता के, बेसिक चीज़ बता के ख़त्म कर देते हैं। अगर आप उसके पीछे की रीजनिंग को भी जानेंगे या जानने के इच्छुक होंगे तो डेफिनेटली वीडियो चाहे मेरा हो या किसी का भी हो वो आपको लेंदी ही मिलेगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है छोटे वीडियोस में चीज़ों को समझ ले और जेईई और नीट के एग्जाम्स को क्रैक कर ले, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल केवल जो है बातों में होता है। रियलिटी में जब आप आएंगे आपको डीप में डेप्थ स्टडी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पर बहुत बेसिक फंडामेंटल्स यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जेईई और नीट में हमेशा टफ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत जगह पर ऐसा होता है, बहुत ईजी क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। चलिए इसे अगला आइए, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इनको हम जो है कभी और डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए, वहां डिस्कस करें। चलिए सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ एग्जांपल देख लीजिए, हम इनको बना के भी देख लेते हैं कैसे बनाएंगे कोवैलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन हो गया मेरा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी हो जाएगी 1। तो देखिए हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हाइड्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर हाइड्रोजन की। देखिए हाइड्रोजन के केस में ऑक्टेट नहीं होता है, ड्यूप्लेट होता है। ऑक्टेट का मतलब होता है 8। ऑक्टागन देखा होगा आपने, पहले पढ़ा होगा। ऑक्टागन का मतलब होता है 8 साइड।
तो ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो नॉर्मली हम जो ऑक्टा या ऑक्टेट हम जो बोलते रहते हैं वो 8 के लिए होता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा अगर मैं कभी कभी ऑक्टेट वगैरह बोल दूँ इसके लिए भी, क्योंकि वो आदत में है तो फिर वो आ जाता है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं क्लोरीन के केस में। देखिए क्लोरीन की हम बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8 और 7। और क्लोरीन को देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में। इस क्लोरीन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर क्या करता है ये क्लोरीन इसके साथ इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्लोरीन के 8 एटम्स इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इनके बीच में जो है क्लोरीन क्लोरीन का सिंगल बॉन्ड स्टैब्लिश होता है। HCl की बात करें, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसका आउटर इलेक्ट्रॉन ये रहा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो 2, 8, 7, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। तो यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या करता है HCl बना लेता है। देखिए मैंने अभी बात की थी पीछे कोवेलेंट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। एक हल्की सी आपको एक छोटा सा मैं यहाँ पर पॉइंट बता देता हूँ क्या होते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मतलब बॉन्ड तो कोवेलेंट है लेकिन नेचर पोलर है। पोलर नेचर का मतलब है कि पोलैरिटी का मतलब होता है कि चार्जेस का सेग्रीगेशन हो जाना, एक टाइप ऑफ चार्ज एक जगह आ जाना, दूसरा टाइप ऑफ चार्ज दूसरी जगह। तो पॉजिटिव एक जगह आ जाना, नेगेटिव एक जगह आ जाना। तो यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। 9th और 10th के स्टूडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे समझिए, एक ऐसा एटम है जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन क्योंकि उसका न्यूक्लियस पावरफुल है, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो पावरफुल है, तो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम ने शेयर किया हुआ है वो क्या करता है, अपने न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से उस इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्लोरीन अपनी तरफ खींच के रखेगा। थोड़ी सी बायसिंग आ जाएगी यहाँ पर, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्टेड रहेगा, इसलिए क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ऐसे बॉन्ड्स को ही हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस की वजह से बॉन्ड में एक पोलैरिटी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर HCl बॉन्ड जो है वो कैसा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। देखिए पूरी तरीके से आप नेगेटिव चार्ज नहीं लगा सकते हैं। पूरी तरीके से नेगेटिव चार्ज कब लगता है, जब पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है या दे दिया जाता है, तब आता है। तो ऐसा केस आयनिक बॉन्ड में आता है। कोवेलेंट के केस में क्या क्लोरीन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पूरा अपने शेल में ले रहा है, नहीं, केवल और केवल ये क्या करता है, अपनी तरफ इसको खींचता है, खींच के रखता है, इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया है, पार्शियली इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। सो दिस इज योर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड HCl के केस में। वाटर के केस में देखिए तो हाइड्रोजन ये है, हाइड्रोजन ये है, ऑक्सीजन ये है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में मैंने लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है और हाइड्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है। और यहाँ से चेक करेंगे ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। ऑक्सीजन ने कितने अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज किए हैं, एक ये किया है, एक ये किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज किए हैं। ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन और ये, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन इसके बच गए हैं जो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज नहीं हुए हैं। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, इनको हम पेयर में काउंट करते हैं। तो क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, पेयर बनाएंगे तो 2 पेयर आ जाएंगे, ठीक है,
पेयर का मतलब ही 2 होता है, तो एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अमोनिया की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 2 और 5, तो 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी एटॉमिक या ड्यूप्लेट कन्फिग्रेशन कंप्लीट, इस हाइड्रोजन की कंप्लीट, इस हाइड्रोजन की कंप्लीट। नाइट्रोजन को चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 और 2 8, तो इस तरीके से इसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाती है और नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर बच जाता है। तो इस तरीके से अमोनिया भी कंप्लीट होता है। देखिए जब हम ऑक्टेट को चेक करेंगे कि कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है, तो ध्यान रखिएगा लोन पेयर भी काउंट होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल और केवल शेयर्ड पेयर काउंट होते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में अवेलेबल है, चाहे उन्होंने बॉन्ड बनाया है या नहीं बनाया, उसको आप काउंटिंग जरूर करेंगे ऑक्टेट कन्फिग्रेशन जब पूरी हो रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड में। ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 6, तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर ये और ये शेयरिंग हो जाएगी। इस तरीके से ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट होता है और यहाँ से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जब O2 बनता है तो क्या होता है, O डबल बॉन्ड O बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड को चेक करेंगे तो यहाँ पर भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से बनेगा डबल बॉन्ड में। चेक कर लीजिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 और 4, तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4। ऑक्सीजन के हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरफ एक ऑक्सीजन हो गया 3 4 5 और 6, तो देखिए ये शेयर हो गया, ये शेयर हो गया। यहाँ से चेक करते हैं ऑक्सीजन, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर चेक करते हैं ऑक्सीजन के केस में, तो ये आ जाएगा 2 2 4 2 6 2 8। कार्बन को चेक करते हैं तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के केस में। तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है। इसी तरीके से SO2 और CO2 और C2H4, C2H4 एक देख लेते हैं, हाइड्रोकार्बन है, तो 1 2 3, ये कुछ ज़्यादा ही जो है, दोबारा इसको बना देता हूँ। चलिए C2H4 कार्बन जो है एटॉमिक नंबर 6 है और कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1 2 3 4, इस कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 1 है, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की शेल कंप्लीट होती है, यहाँ पर इस हाइड्रोजन की शेल कंप्लीट होती है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन शेल कंप्लीट हो गई है। और कार्बन के केस में चेक करेंगे तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये वाले कार्बन की ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। इसको करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से C2H4 यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसे बॉन्ड जहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, इनको हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए एक बार देख लेते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। नाइट्रोजन जो है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड शो करता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 5, तो नाइट्रोजन 1 2 3, नाइट्रोजन 4 और 5, 1 2 3 4 5, तो ये क्या करता है, इसको शेयर करता है। तो यहाँ से क्या होता है 5 और 3 8, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरीके से इसकी कंप्लीट हो जाएगी ऑक्टेट। तो नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरीके से साइनाइड के बीच में, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड जो होता है वहाँ पर भी क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर करते हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो ये हुआ सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आते हैं, इसी में इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा थोड़ा सा कि तीनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। जो हमने बॉन्ड समझे हैं उससे हमें कंक्लूजन क्या निकल के आता है उसको और हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सिंगल में 1 2 और
3 पेयर्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। बॉन्ड लेंथ पर आते हैं। देखिए सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ से शेयर हो रहा है, और डबल बॉन्ड में क्या हो रहा है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्या होता है 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर एक एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पर दूसरे एटम, मान लो ये एटम ए है, इसका न्यूक्लियस है ए, न्यूक्लियस ऑफ बी। तो देखिए जो न्यूक्लियस ऑफ बी है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, साथ में इस सेकंड इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी वाला जो न्यूक्लियस है वो दोनों इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट कर रहा है, और न्यूक्लियस ए जो न्यूक्लियस है वो भी दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके लिए फॉर्मूला आता है Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। देखिए 9th और 10th के स्टूडेंट, ये आपको फिलहाल जानने की ज़रूरत नहीं है, जब आप 10th क्रॉस करेंगे, साइंस लेंगे 11th में आके, तो आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी चार्ज पार्टिकल है, और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो क्या होगा अट्रैक्शन होगा। ठीक, दूसरा अगर मैं सेकेंड की बात करूं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मतलब जो क्यू बढ़ रहा है, मतलब चार्जेस बढ़ रहे हैं, चार्जेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब न्यूमरेटर बढ़ रहा है। तो जब न्यूमरेटर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो ज़्यादा फोर्सफुली जो है न्यूक्लियस उसको खींच पाएगा। एक ट्रिपल के केस में यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब चार्ज और बढ़ गया है, न्यूमरेटर की वैल्यू और बढ़ गई है, तो और ज़्यादा न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे ही न्यूक्लियस स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो अपने पास खींचने लगता है उसको, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कैसी हो जाती है, घटती चली जाती है। तो सिंगल के केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, डबल के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, ट्रिपल के केस में और बढ़ गया, और फोर्सफुली खींचेगा, और फोर्सफुली खींचेगा, करीब लाएगा तो सेंटर टू सेंटर, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो बन रहे हैं उनकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम बॉन्ड ऑर्डर देखें, बॉन्ड लेंथ को देखें, तो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, तो सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये तो रहा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। अगला आइए बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखते हैं। देखिए एक आप लिख लीजिएगा कहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। देखिए बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, राइट। तो हमने देखा भी, क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ जो बन रही है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बन रही है। ट्रिपल बॉन्डेड के केस में क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस ने ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट कर रखा है। अब जब न्यूक्लियस ने ज़्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट कर रखा है और उस बॉन्ड को आपको तोड़ना है तो ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और ताकत इन द सेंस एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करूं, तो ट्रिपल बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी डबल बॉन्ड से, और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड देखते हैं। देखिए रिएक्टिविटी या कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके पार्टिसिपेशन की वजह से। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पार्टिसिपेशन करने को रेडी होंगे तो वही रिएक्टिविटी है या वही रिएक्शन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा शो करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड जो बन रहा है इसका मतलब है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है शेयर करने के लिए, तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी कम हो जाएगी।
डबल बॉन्ड के केस में दोनों एटम अपने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर होंगे वो बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी किसी रिएक्शन में प्रोसीड करने के लिए या पार्टिसिपेशन के लिए, तो वही रिएक्टिविटी होती है। केमिकल रिएक्शन के ड्यूरेशन पे क्या होता है, कुछ बॉन्ड टूट रहे होते हैं पुराने और नए बॉन्ड बन रहे होते हैं। पुराने बॉन्ड टूटे तो भी इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन, नए बॉन्ड बने तो भी इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन। अब जब नए बॉन्ड बने, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करें तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये माइक फंस रहा है, ट्रिपल बॉन्ड के केस में 3 इलेक्ट्रॉन एक एटम शेयर करता है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, तो पार्टिसिपेशन 6 इलेक्ट्रॉन का, तो ऑब्वियसली रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक, तो रिएक्टिविटी के ऑर्डर को बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, सेकंड बीच में, और थर्ड मतलब सिंगल बॉन्ड जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। डेंसिटी पर आते हैं। डेंसिटी में डेंसिटी का फॉर्मूला पहले हम देखते हैं क्या होता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर मुझे पता चला है डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। बस हम ये चेक कर ले कि मास किस में बढ़ रहा है या वॉल्यूम किस में कम हो रहा है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड के केस में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोकार्बन का, एल्केन का एक एग्जांपल लेता हूँ, इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। एल्केन का जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n+2। तो n की वैल्यू को मैं फिलहाल 2 ले लेता हूँ, तो C2 और 2 2 जा 4 + 2 6। एक मैं ले लेता हूँ एल्कीन, एल्कीन ले लेता हूँ, एल्केन में भी n = 2 ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। तो ये हो जाएगा 2 और 4। और एक मैं ले लेता हूँ एल्काइन, एल्काइन का जनरल फार्मूला हो जाता है CnH2n-2। तो यहाँ पर C2 और H, 2 2 जा 4 - 2 2। तो यहाँ पर देखिए C2H4, यहाँ पर C2H6 बना है, यहाँ पर C2H2 बना है। मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं इसका। मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे तो कितना होगा, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, तो ये हो जाएगा 12 × 2, तो 24 और 6 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 30। इसका मॉलिक्यूलर मास 30, कार्बन C2, तो C2 का मतलब है 12 × 2, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12, दो कार्बन का एटॉमिक मास 12 × 2, तो ये हो जाएगा 24 और हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, तो प्लस हो जाएगा 2, तो इसका मास हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास 26, और इसके केस में 24 + 4 ये हो जाएगा 28। तो मेरे को 3 मॉलिक्यूलर मास मिल गए। तो मैं एक बार चेक करता हूँ मास किसका ज़्यादा है। मास किसका ज़्यादा हो गया है, इसका 30 एल्केन का हो गया है, ठीक है ना, एल्केन का मास ज़्यादा हो गया है। इस हिसाब से देखेंगे तो डेंसिटी जो होनी चाहिए किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, एल्केन की। डेंसिटी एल्केन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या डेंसिटी केवल मास पर डिपेंड करती है, नहीं, वॉल्यूम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब वॉल्यूम सबसे मेजर रोल प्ले करेगा। देखिए अगर मैं इसका इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मैं बनाता हूँ तो देखिए C2H6 C2H6 ये बन गया एल्केन का। ठीक, एल्कीन का बनाता हूं तो ये हो जाएगा C2H4 और अगर मैं एल्काइन का बनाता हूं तो C2H2। अब हम इनके वॉल्यूम को देखते हैं। देखिए ये इतना स्पेस एक्वायर कर रहा है, ये इतना स्पेस एक्वायर कर रहा है और ये इतना स्पेस एक्वायर कर रहा है। तो मास केवल और केवल डेंसिटी पर फर्क नहीं डालता। आप देखिए यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर वॉल्यूम। इसका मास मैंने निकाला था तो इसका मास था 30, इसका मास मैंने निकाला था तो इसका मास था 28 और इसका मास था 26। तो डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम। तो एल्केन के केस में आप देखिए वॉल्यूम ज़्यादा जो है वो बढ़ रहा है, तो डेंसिटी = मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेनोमिनेटर ज़्यादा एक्सीड कर रहा है, जिसकी वजह से जो डेंसिटी होगी वो कैसी हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। तो सिंगल बॉन्ड के केस में आपको डेंसिटी घटती हुई नजर आएगी।
ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड के केस में डेंसिटी जो होगी वो बढ़ती हुई नजर आ जाएगी। तो ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो क्या होंगे, उनकी ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो ये सेक्शन को आई थिंक समझ में आ गया होगा, डेंसिटी वाला सेक्शन। तो डेंसिटी को खास आप ध्यान रखिएगा। तो ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी डेंसिटी आपको ज़्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कई बार प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी कई क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें जो है हम फटाफट इसको देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सबसे पहली चीज़, बहुत पावरफुल केमिकल बॉन्ड होते हैं, बिल्कुल होते हैं पावरफुल केमिकल बॉन्ड। इनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहीं पर मैं आपको एक बात और बता दूँ आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन या लूज होते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक्चुअली में फिजिकली बॉन्ड होते हैं, मतलब वो बॉन्ड होते हैं। क्या आयनिक बॉन्ड, जिनको हम आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, क्या वो रियली में बॉन्ड होते हैं? नहीं। आयनिक बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या वो बॉन्ड है? बॉन्ड नहीं है वो एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो नेगेटिव और पॉजिटिव एंटाइटी की वजह से डेवलप हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, आयनिक बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और कोवेलेंट बॉन्ड एक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट आइए, कोवेलेंट बॉन्ड रेयरली ब्रेक्स स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब है कि एक साथ या जो है एनर्जी सप्लाई करने पर टूट जाए इजीली, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कोवेलेंट के केस में। तो कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत इजीली नहीं ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट कंपाउंड्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिबिट रिलेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। चलिए इसको देखते हैं हम कैसे कम होता है, ये देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने एक कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल ले लिया है AB, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और एक मैंने ये तीसरा मॉलिक्यूल ले लिया है। होगा क्या, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में आपस में क्या है, इंटरेक्शन है। भाई ये भी तो किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होंगे। एटम ने मिलके मॉलिक्यूल बना लिया और मॉलिक्यूल मिलके सब्सटेंस बनाएंगे। तो जब वो सब्सटेंस बनाएंगे तो डेफिनेटली उनके बीच में भी कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए। तो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड का है। और मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3, मॉलिक्यूल 1, तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, ये है वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वॉन्डर वॉल जो होते हैं वो वीक नेचर के होते हैं। वॉन्डर वॉल कैसे होते हैं, वीक नेचर के होते हैं। और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रांग नेचर के होते हैं। तो अब यहाँ पर आपको मेल्ट करना है। मेल्टिंग का मतलब है आपको सॉलिड से लिक्विड में पहुँचना है, और बॉइलिंग का मतलब है आपको लिक्विड से गैसेस में पहुँचना है। तो सॉलिड में एटम्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर ये हो जाएंगे, और लिक्विड से गैस के कंपैरिजन में और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। इसका मतलब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, सॉलिड में हम सॉलिड से लिक्विड में जाना है, तो इसका मतलब हम जो मॉलिक्यूलर स्पेस है, मतलब इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाना है हमें। सिमिलरली यहाँ पर जो स्पेस होगा या इसकी डिस्टेंस जो r होगी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस की, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को एक्चुअली में बढ़ाना है। तो हमें क्या करना है, क्या हमें कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ना है? नहीं, हमें क्या करना है, मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है, जो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ना है। तो वो वीक फोर्स है, मैंने पहले बताया, तो उसको तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, कम एनर्जी में काम हो जाएगा। इसीलिए जितने भी कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं उनका ऐसा देखा गया है कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा होता है, कम होता है। नेक्स्ट आइए, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। अगला पॉइंट है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। देखिए, ये बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में शेयर होते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम के साथ जब बॉन्ड करता है या शेयर किया जाता है तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होता है। जैसे आप देखिए, जैसे वाटर है H2O, आपने वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे ही बना देखा होगा। क्या वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बना सकते,
राइट, ये नहीं बनाते क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये बने होते हैं, एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन पे बॉन्ड्स बनते हैं। अगर मैं अमोनिया की बात करूँ NH3, क्या NH3 को आप ऐसे नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं इस दिखाने के लिए, लेकिन क्या ये रियल में ऐसे होते हैं? नहीं, क्योंकि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होते हैं उनके बीच में एक एंगल होता है। ये जो एंगल, शेप, ज्योमेट्री, इसको हम पढ़ते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में और हाइब्रिडाइजेशन में, जो कि 11th के टॉपिक है, कभी हम उनको भी कवर करेंगे। तो नाइट्रोजन जो है ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। तो जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं वो पर्टिकुलर लेंथ के होते हैं, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में होते हैं। हर दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में एक डिफाइंड एंगल होता है, वो उतना ही एंगल रहता है, उससे कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। आयनिक बॉन्ड जो है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, वो भी हम जब आयनिक बॉन्ड डिस्कस करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है एक नेगेटिव चार्ज 6 पॉजिटिव चार्ज से घिरा हुआ होता है, मतलब कैटाइन से, या फिर एक कैटाइन जो है वो 6 एनाइन से जुड़ा होता है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 हो जाता है। तो वो देखेंगे, कभी हम आगे वीडियो बनाएंगे आयनिक में तो वहाँ डिटेल में जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज में। अगली प्रॉपर्टी जो है, कंपाउंड्स विद कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली हैव लोअर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एंड लोअर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। देखिए, वेपोराइजेशन का मतलब है लिक्विड से गैस में जाना और फ्यूजन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड में जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पीछे देखा है कि क्योंकि इनके हमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस को ही ब्रेक करना है, तो लिक्विड से गैस में जाना आसान है। आसान का मतलब ये है कि कम एनर्जी पे ये चीज़ पॉसिबल है, तो जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा या इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगा वो कम होगा। इंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। बच्चों अगर नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में एनर्जी को जो है ज़्यादातर हम इंथैल्पी की टर्म से यूज़ किया करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जो कोवैलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को बहुत ज़्यादा कंडक्ट, हीट पे नहीं जाएंगे, हीट तो खैर उस पर नहीं जा रहे हैं, आप केवल और केवल यहाँ रखिए, इलेक्ट्रिसिटी पर रखिए। कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और फ्री आयंस की। कोवैलेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर है, क्या वो फ्री है? नहीं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है जो अवेलेबल है बॉन्डिंग करने के लिए, वो फ्री नहीं है, वो कैसे बॉन्ड में है। तो क्योंकि वो फ्री नहीं है तो कहीं से भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर नहीं पाएंगे। दूसरा, आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वहाँ पर फ्री आयंस अवेलेबल होते हैं तो वो कंडक्ट कर लेते हैं। तो जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड है, क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे? नहीं, बिकॉज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज कोवैलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, मतलब वाटर में बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाया करती हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो क्या कोवैलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल भी डिज़ोल्व हो जाएंगे? देखिए, इसके पीछे की थ्योरी या आप एक सेंटेंस याद कर लीजिए, आप इसको याद रखेंगे, बहुत जगह आपके मतलब जो सॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या जो क्योरी है वो यहीं से शांत हो जाएंगी। इस लाइन को याद रख लीजिएगा, लाइक डिज़ोल्व लाइक। लाइक का मतलब है, देखिएगा, पोलर डिज़ोल्व्स पोलर और नॉन पोलर डिज़ोल्व्स नॉन पोलर, नॉन पोलर डिज़ोल्व्स नॉन पोलर। तो यहाँ पर पोलर पोलर को डिज़ोल्व करेगा, नॉन पोलर को। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है, तो ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और हाइड्रोजन होता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज में। तो यहाँ पर एक पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो क्योंकि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है, तो वो उन्हीं सब्सटेंसेस को अच्छी तरह डिसॉल्व करवा पाएगा जो पोलर नेचर के होंगे। तो क्योंकि कोवैलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल जो है वो कैसे होते हैं, लगभग नॉन पोलर कैरेक्टर के होते हैं, तो उनका जो सॉल्यूशन प्रिपेयर करना वो उतना पॉसिबल है, उतना इजी नहीं है।
तो क्योंकि पोलर है तो पोलर को ही डिजॉल्व करेगा। तो आप जो सोडियम क्लोराइड है वो पोलर है, मतलब Na+ और Cl-, तो पानी में आप नमक डालिए इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। कोवेलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड इजीली डिजॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि वो नॉन पोलर कैटेगरी के होते हैं। तो आई होप आपको ये सेक्शन पूरा अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कोवेलेंट बॉन्ड आप पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में हम इससे और डिटेल में आएंगे जहां पर हम बात करेंगे पोलर कोवेलेंट और नॉन पोलर कोवेलेंट, और एक अगला वीडियो जो हम लेके आएंगे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का लेके आएंगे। तो ये पूरा एक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए, अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छे एग्जाम्स को क्रैक कीजिए, अपने करियर में आगे बढ़िए। टिल देन नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।